जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ वापस से हाजिर हो। यहां पर हम 20 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और 2 दिन आप रुक जाइए। 1-2 दिन के बाद मैं आपको सामने दिखने लगूंगा। वापस से हम डिजिटल पैनल पर अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कोऑपरेशन हमारे साथ इस फॉर्मेट में भी दिखाया। ये बताता है कि हमारा और आपका जो रिश्ता है कितना गहरा है। आइए फ्रेंड्स, देखते सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 12 चीते छोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 12 चीते छोड़े गए हैं, 12 लेपर्ड छोड़े गए हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हमने देखा था कि नमीबिया से चीते लाए गए थे। नमीबिया से 8 चीतों को लाया गया था 17 सितंबर 2022 को। इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। 12 चीतों में 7 इसमें मेल हैं और 5 जो है फीमेल है, 5 मादा हैं। इन्हें भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। दोस्तों, 18 फरवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, इनका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने चीतों को बाड़ों में छोड़ दिया है। दोस्तों, इसमें योजना ये बनाई गई है कि अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में टोटल 50 चीतों को छोड़ा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, देश का जो अंतिम चीता था 1947 में देखा गया था, छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था। उसके बाद से 1952 में देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। देखिए, अमेरिकी प्राणी विज्ञानी हैं, इनका क्या नाम है? डॉक्टर लारी मार्कर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बनाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो इसके बारे में भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1981 में यह वन्य अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में ये नेशनल पार्क है, तो श्योपुर और मुरैना जिलों में ये विस्तारित है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 20 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे 449 डेज हो गए लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। दोस्तों, हमारी क्लास की विशेष बात यह है कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी आपको मिलती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी, प्रतिदिन सुबह 6 बजे। दोस्तों, जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुंचते, यानी जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, तब तक लड़ना बंद ना करें। दोस्तों, हमेशा फाइट करते रहें। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक आप कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि एक न एक दिन तो आप उस मंजिल में पहुंचेंगे ही। विश्वास मानिए, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, आपके साथ भी करिश्मा होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फिजी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फिजी में आयोजित किया जा रहा है। तो 15 से 17 फरवरी तक फिजी में चला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी में ये भाग लेने गए थे। दोस्तों, फिजी की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सुवा। सुवा में है इंडिया हाउस और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है भारत के विदेश मंत्री जी ने। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही फिजी की, तो फिजी की लोकेशन को देखते समझते हैं कि फिजी कहां पर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है सबसे दक्षिण में, यानी जो धरती के दक्षिण ध्रुव में आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। फिजी की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। तो आप इस प्रकार से अपने दिमाग में फ्रेम कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से इस प्रकार से इस दिशा में फिजी है। फिजी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, यानी एक आइलैंड कंट्री है। इसमें 300 से अधिक द्वीप है, 300 से अधिक आइलैंड है। इसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये है वीती लेवु और वानुआ लेवु है। देखिए, फिजी की कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो इसकी कैपिटल सुवा है। इसकी करेंसी क्या है?
तो ये फिजियन डॉलर यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, फिजियन, फिजी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चेतन शर्मा जी ने किस संगठन से अपना इस्तीफा दे दिया है? इस संगठन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इस संगठन का नाम है BCCI। तो चेतन शर्मा जी ने BCCI को अपना इस्तीफा दे दिया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है चेतन शर्मा। दोस्तों, ये कौन थे? तो ये सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष थे, ये चेयरमैन थे सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी के। दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा किन्हें दिया है? तो BCCI सेक्रेटरी, BCCI सचिव जय शाह को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आखिर हुआ क्या था कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? तो फ्रेंड्स, एक निजी न्यूज चैनल था, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह कदम उठाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा कहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं। इस वजह से आरोप लगाया था उन खिलाड़ियों पर जो फिटनेस को मेंटेन करते हैं। इस वजह से चेतन शर्मा जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि काफ़ी विरोध हुआ। इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इनके इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, इनका काम क्या होता है? भारत में पुरुष और महिलाओं के क्रिकेट का आयोजन कराना और डिफरेंट टाइप की इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन BCCI करवाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने, 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, और पहले ऐसे एंग्लो इंडियन हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। ये ऑलराउंडर प्लेयर थे। दोस्तों, अभी प्रेजेंट में सचिव हैं, इनका क्या नाम है? जय शाह। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि BCCI के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इनका क्या नाम है? तो यह है राजीव शुक्ला। IPL के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, इनका क्या नाम है? तो यह है अरुण धूमल। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? Which country has lifted its temporary ban on the import of frozen seafood from India? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कतर ने ऐसा फैसला किया है कि जो भारत से फ्रोजन सी फूड आ रहा था, उससे जो प्रतिबंध है, जो बैन है, उसे हटा दिया है। दोस्तों, सी फूड में समुद्री जीव शामिल होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इन सभी को सी फूड्स कहा जाता है। नवंबर 2022 में कतर ने फैसला किया था, फीफा विश्व कप से ठीक पहले भारत से आने वाले जो फ्रोजन सी फूड थे, उस पर कतर ने प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, चिल्ड सी फूड के निर्यात पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। दोस्तों, कतर के द्वारा पहले क्या कहा गया था? कतर ने कहा था कि फ्रोजन सी फूड में विब्रियो कोलेरा का पता लगाया गया है, इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगा था। विब्रियो कोलेरा से एक बीमारी होती है, इसे हम बोलते हैं हैजा। तो हैजा संक्रमण फैलता है विब्रियो कोलेरा की वजह से। दोस्तों, विब्रियो कोलेरा है क्या? तो यह एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हैजा फैलता है, जिसे हम कहते हैं कोलेरा इन्फेक्शन। दोस्तों, फ्रोजन सी फूड जो होता है वो -20 डिग्री पर स्टोर किया जाता है, जबकि जो चिल्ड सी फूड होते हैं वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किए जाते हैं। इस वजह से अभी भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसी आशंका है कतर को कि इसमें विब्रियो कोलेरा पाया जा सकता है, लेकिन -20 डिग्री पे जो स्टोर किया गया फ्रोजन सी फूड है उस पर बैक्टीरिया नहीं पाया गया, ऐसा मानना है कतर का। दोस्तों, कतर की लोकेशन को देखते हैं और कतर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है कतर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कतर की लोकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो मध्य पूर्व अरब प्रायद्वीप में इसकी लोकेशन है। पूर्वोत्तर तट पर कतर प्रायद्वीप पर स्थित है कतर। दक्षिण में सऊदी अरब के साथ एकमात्र भूमि है जिसके साथ ही सीमा को साझा करता है। इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है और तेल भंडार है। यदि आपसे पूछा जाए कि कतर की कैपिटल क्या है, तो कतर की कैपिटल दोहा है और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। दोस्तों, हाल ही में फीफा विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया था? कतर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहां तक की यात्रा की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जनकपुर। तो भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन अयोध्या से जनकपुर तक चलेगी। दोस्तों, जनकपुर कहां पर है? तो जनकपुर की लोकेशन नेपाल देश में है और अयोध्या यूपी में है। देखिए फ्रेंड्स, इमेज में आप देख रहे हैं, यह है भारत डीलक्स गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे ने दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक की शुरुआत की है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अयोध्या
और नेपाल में जनकपुर तक चलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन जो है ये 7 दिवसीय यात्रा करेगी और 7 दिवसीय यात्रा के दौरान ये अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर के जाएगी। ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच होंगे, 2 सेकंड एसी कोच, 2 रेल रेस्तरां और एक पुस्तकालय भी होगा। इसमें टोटल 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति किराया कितना आएगा? 39,000 रुपीज़ होगा ये। और टूर पैकेज में रात में एसी होटल में रुकना भी शामिल है और इसमें शाकाहारी खाना भी दिया जाएगा। IRCTC ने EMI भुगतान विकल्प भी उपलब्ध कराया है। पेटीएम और रिजर्व पे पेमेंट गेटवे के माध्यम से EMI भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए IRCTC ने इनके साथ करार किया है। उपयोगकर्ता 3 से 24 महीनों में भुगतान कर सकते हैं, EMI भुगतान कर सकते हैं। आप भी अपने अगर दादा दादी को या किसी बुजुर्ग को, मम्मी पापा को भेजना चाहते हैं तो मैंने आपको इस योजना के बारे में बता दिया है। दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहां पर सार्क का मुख्यालय है। अभी हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है पुष्प कमल दहल। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम प्रमुख कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल की बात करें तो चावल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत में है यूपी। मक्के के उत्पादन में भारत में कर्नाटक पहला स्थान रखता है और पूरी दुनिया में अमेरिका। दलहन के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और MP राज्यों में। मूंगफली के उत्पादन में चीन पहला है और गुजरात राज्यों में। गन्ने के उत्पादन में यूपी जो है सबसे पहला स्थान रखता है, ब्राजील पहला देश है। जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल राज्यों की श्रेणी में। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और चीन जो है देशों में विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पर है और जो केरल है भारत में प्रथम है। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ये पूरा कंटेंट दोनों माध्यम में प्रदान किया गया है, तो आप दोनों कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कॉफ़ी के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है विश्व में और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी की बात करें तो यूक्रेन है और कर्नाटक पहले स्थान में है भारत में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है ज्वार के उत्पादन में, अमेरिका विश्व में प्रथम है। दोस्तों, कपास के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और कपास के उत्पादन में भारत में गुजरात पहले स्थान पर है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में प्रथम है, वहीं पे विश्व में चीन प्रथम है। चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत में असम है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका है और भारत में मध्य प्रदेश। दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, भारत में यूपी है। चीनी के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है भारत में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले सकते हैं। इन सभी प्रोडक्शंस को मैंने लिस्ट किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स को, डिटेल्स को नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। हरविंदर सिंह संधू, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स, इन तीनों को हाल ही में आतंकवादी संगठन और आतंकवादी घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने घोषित किया है। प्रेजेंट में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो यह है अमित शाह। दोस्तों, इनको किसके तहत हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो इसमें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं UAPA, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। दोस्तों, पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया था 2021 में। हमले का मास्टरमाइंड था, इसका नाम है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा। दोस्तों, पंजाब निवासी है, इसे आतंकवादी घोषित किया गया है। यहाँ पे बात आ रही है खालिस्तान टाइगर फोर्स की, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। देखिए, 2011 में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक शाखा के रूप में इसका अस्तित्व आया था। दोस्तों, ये UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन है। यह एक उग्रवादी संगठन है। इसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को फिर से पुनर्जीवित करना है।
ये संगठन पंजाब में लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को बढ़ावा दे रहा है। इसका एजेंडा भी है अलग खालिस्तान राज्य बनाना। दोस्तों इसके अलावा एक और संगठन है जिसे बोलते JKGF, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स। इसका गठन लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के कैडरों के साथ किया गया था। ये घुसपैठ की कोशिशें करता है, नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी करता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने में भी शामिल पाया गया है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है UAPA की, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की। तो ये जो एक्ट है कब पारित किया गया? 1967 में इसे पास किया गया। इसका उद्देश्य है भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकना। इस अधिनियम के तहत किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार पूर्ण शक्ति से प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा भी है। दोस्तों UAPA किसके ऊपर लागू होगा? तो भारतीयों पे भी लागू होगा और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। 2019 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था। सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति भी मिली है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? तो नई दिल्ली में जो आयोजित GST परिषद थी उसमें 49वीं बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में इस बैठक की अध्यक्षता की है। निर्मला सीतारमण भारत की प्रेजेंट में वित्त मंत्री हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों 18 फरवरी 2023 को न्यू दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया है। दोस्तों पिछली बैठक 22 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। यहाँ पे बात करेंगे हम वस्तु एवं सेवा कर परिषद की, यानी GST काउंसिल की। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सजेशन देना, सिफारिशें प्रदान करना, और यह एक संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 2016 में इसका गठन किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जो जिला है यह है मुक्तसर जिला। मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में हाल ही में झींगा मेला शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब का ये पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला 17 फरवरी 2023 को मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ। यह मेला झींगा पालन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसकी खेती करने के लिए प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। इन्हें एनकरेज करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों झींगे की खेती यानी हम इसे कहते हैं प्रॉन फार्मिंग, दोस्तों किसमें की जाती है? राज्य के खारे भूजल जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रभावी ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से 2016-17 में पंजाब में झींगा की खेती शुरू हुई। झींगा खेती मानव उपभोग के लिए झींगा का उत्पादन करने के लिए समुद्री या मीठे पानी के वातावरण में जलीय कृषि आधारित गतिविधि है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों UIDAI ने हाल ही में AI चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम है आधार मित्र। क्या नाम है? आधार मित्र। दोस्तों फरवरी 2023 में लोगों को आधार कार्ड से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक नया चैटबॉट आधार मित्र को लॉन्च किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड है और इसमें आधार नामांकन संख्या, PVC कार्ड ऑर्डर की स्थिति और शिकायत की स्थिति से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आपको उत्तर दिए जा सकते हैं। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है MV सुचिंद्र कुमार। ये BS राजू की जगह आए हैं। ये नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने हैं। इनका क्या नाम है? MV सुचिंद्र कुमार। यह आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है सुचिंद्र कुमार जी। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार जो है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं और BS राजू की जगह लेंगे। BS राजू को दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल कुमार जो हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रह चुके हैं। 1985 में असम रेजिमेंट में नियुक्त किए गए थे।
यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत के आर्मी चीफ कौन है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे 29वें आर्मी अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज है इसमें हमने नाम को चेंज किया है। जो करंट अफेयर्स की रस्मलाई थी, अब ये सीरीज कहलाएगी RRR, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने, इनका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है लियोनेल मेसी। गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया, तो गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत को G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने सौंपी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में पानी में तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में निश्चित यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स आपने 18 फरवरी को पढ़ा था आपका टेस्ट होने वाला है। कल 19 फरवरी को हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा था। हर संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं और मैं मंथली करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO बने, इनका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है नील मोहन। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है A and B, यस्तिका भाटिया रेणुका सिंह ठाकुर। कौन सा भुगतान बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है, तो इस बैंक का क्या नाम है। दोस्तों इस बैंक का नाम है पेटीएम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है, किस देश में, तो इसका राइट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, इनका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। HLFT42 क्या है जिसका अनावरण HAL के द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है ये। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव को पारित किया है, तो हाल ही में मिजोरम राज्य ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव को पारित किया। 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15-16 फरवरी 2023 तक विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा किस देश की यात्रा पर थे, तो ये बांग्लादेश की यात्रा पर थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस IIT के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो फ्रेंड्स IIT इंदौर के छात्रों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में कल जो मैंने इमेज दी थी वो शिवाजी की इमेज थी, छत्रपति शिवाजी भोसले जी की थी। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अटैच किया मैंने। Indian.gamer37 और सत्यनारायण साल्वी जी ने इनके बारे में बताया है, मैंने इन कमेंट्स को पिक किया है। दोस्तों आपको पहचानो कौन सीरीज में बताना है ये इमेज कहाँ की है और 5 लाइन आपको इस इमेज के बारे में लिखना है पहचान करके। जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उसे मैं पिक करूंगा और यहाँ पर उनका नाम शामिल करूंगा। चलिए फ्रेंड्स आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 53 में यह बात कही गई है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट महाभियोग चलाया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है आर्टिकल 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रोविजन है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो यह आर्टिकल 75 में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर
महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 124 में है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज आर्टिकल 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये आर्टिकल है 85। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा? द राइट आंसर इज आर्टिकल 85। संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये जो संयुक्त बैठक है 108। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की किस अनुच्छेद में परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सा आर्टिकल है? तो यह है आर्टिकल 143। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज बीन गिवन? तो ये आर्टिकल 110 में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के संचित कोष से रिलेटेड है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 112, 146 एंड 148। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के पिटारे में, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पारित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल है 123। कौन सा आर्टिकल है? 123 है। दोस्तों, 19 फरवरी के रिजल्ट हमारे पास है। हिमांशु पांडे फर्स्ट, अनीता शर्मा सेकंड, यश अरोड़ा थर्ड, समीर सम्राट फोर्थ और कुसुम कुमारी फिफ्थ है। इसकी जो पीडीएफ है आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से भी। दोस्तों, शाम को 6 बजे पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। सुबह 9 बजे आपका टेस्ट भी होता है जिसमें आपको रैंकिंग प्रदान की जाती है। जैसे ही क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस ब्लू कलर की पट्टी पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको वीडियो, पीडीएफ और क्विज एक ही जगह पर हर महीने का, हर दिन का सीक्वेंस वाइज क्विज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा। आपका ये जो प्यार है हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। दोस्तों, बिल्कुल सच बात है, मैं कहीं भी रहता हूँ, किसी भी हाल में रहता हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स में कभी मिस नहीं करता। मैंने कई बार ट्रेन में आपकी रिकॉर्डिंग की, फिर एडिटिंग की, मैं बस में भी रिकॉर्डिंग किया, एडिटिंग किया, मैरिज हो रही है किसी की और मैं अटेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी भी काम में हूँ, मैं आपका काम नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा और आपका जो रिलेशन है उसे किस प्रकार से बरकरार रखना है। तो दोस्तों, आपके जो भी इंपॉर्टेंट सजेशन हो आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। जल्दी मैं 1-2 दिन के अंदर आपको डिजिटल पैनल में पढ़ाता हुआ देखने को मिलूँगा, जहाँ पर मैं आपको एकदम सामने देखने को मिलूँगा। ये भी फॉर्मेट अच्छा रहा, बहुत दिनों तक आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।